अंधेरी रात, सुनसान जंगल और उस जंगल में दौड़ता मेरा 22 चक्का ट्रक। मैं हूं अरुण मिश्रा, जबलपुर का एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी की हर सच्चाई बदल दी। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सिर्फ पेड़ और परछाइयां नहीं बल्कि अधूरी आत्माएं भी भटकती हैं, और मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं कि लालच इंसान को सीधे मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह मेरी अपनी जीती जागती हकीकत है, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी भी नींदें उड़ जाएं। तो स्वागत है आपका डरावनी लोक पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी ही डरावनी सच्ची घटनाएं जिनसे सामना करने की हिम्मत हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप सचमुच हिम्मती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर यह कहानी आपको सिहरन दे, अगर आपकी रीढ़ तक ठंडक दौड़ जाए, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब हम कोई और डरावनी दास्तान लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब बिना देर किए आपको सुनाता हूं वह सच्ची घटना, मेरी अपनी जुबानी, उस खौफनाक रात की दास्तान जहां हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी थी। मेरा नाम अरुण मिश्रा है। उस साल मेरी उम्र 28 की थी और जबलपुर की संकरी गलियों से निकलकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना खरीदा था, एक नया चमचमाता 22 चक्का ट्रक। नाम तो बहुत ड्राइवरों ने कमाया था इस धंधे में, लेकिन मैं चाहता था कि लोग अरुण मिश्रा का नाम अलग से याद रखें, जैसे कोई ऐसा ड्राइवर जो तेजी से, समय पर और भरोसे के साथ सामान पहुंचाता हो। मेरी रगों में उस वक्त एक अजीब किस्म का जोश था, एक लालच भी कि जितनी जल्दी काम करूंगा उतनी जल्दी पैसा और नाम दोनों बनाऊंगा। मेरे साथ था बलराम, मेरा खलासी, जो मुझसे 6 साल छोटा था, दिल का साफ लेकिन डरपोक, वही जिसका काम था रास्ते में मदद करना, सामान संभालना और रात की खामोशियों में मेरे साथ बैठकर बातें करना। हमारे हिस्से आया लोरमी से बिलासपुर तक धान की बोरियां पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट। देखने में तो यह दूरी कुछ खास नहीं लगती थी, लेकिन यह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, और रात को तो यह जंगल किसी दूसरी ही दुनिया जैसा लगता था। दिन में गाड़ियों की भीड़ होती, ट्रकों की लंबी कतारें, और उस भीड़ में समय पर सामान पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। मैंने सोचा, अगर सच में मुझे इस बिजनेस में नाम कमाना है तो दिन में इन भीड़ों में फंसने का कोई फायदा नहीं। क्यों न रात में निकलूं, जब रास्ते पर सन्नाटा हो, न ट्रकों की रेलमपेल और न पुलिस की पूछताछ। यही मेरा शॉर्टकट हो सकता था, जिंदगी के शॉर्टकट की तरह। लेकिन जब मैंने यह बात बाकी ड्राइवरों से साझा की तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरुण, रात में मत जाना उस जंगल से, वहां कुछ ठीक नहीं है। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया था, जैसे वो कुछ जानते हों लेकिन बताना नहीं चाहते। मुझे लगा ये सब ईर्ष्या है। मैं नया हूं, तेज हूं, और अगर समय पर डिलीवरी करने लगूंगा तो इनके धंधे पर असर पड़ेगा, इसलिए मुझे रोक रहे हैं। मैं उनकी हंसी को ताना समझकर और भी जिद्दी हो गया। बलराम ने भी 1-2 बार डरते डरते कहा, भैया, सब लोग मना कर रहे हैं, शायद सच ही हो। लेकिन मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। डरना छोड़ो बलराम, पैसा देखो, काम देखो, और ये सोचो कि हम दोनों का नाम इस इलाके में सबसे ऊपर होगा। पहली रात जब हम निकले तो सच में सब आसान लगा। रात का समय था, ठंडी हवा थी और सड़क लगभग खाली, सिर्फ इंजन की घर्र घर्र आवाज और कभी कभी बलराम की खांसी। हम जल्दी बिलासपुर पहुंच गए, बिना किसी रुकावट के। ग्राहक खुश हुआ, हमें बोनस मिला। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और बलराम को भी लगने लगा कि शायद सच में डरने की कोई बात नहीं है। अगले कुछ दिन लगातार हम इसी तरह रात में चलते रहे। धान लादते, ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे जंगल को चीरती और हम उस सन्नाटे को अपनी तेज रफ्तार से तोड़ते हुए निकल जाते। हर बार समय से पहले पहुंचते और हर बार मेरी जेब और चौड़ी होती। मुझे लगता था मैंने सच में शॉर्टकट पकड़ लिया है। दूसरे ड्राइवर दिन की भीड़ में पसीना बहाते रह गए और मैं रात की ठंडी हवाओं में पैसे कमा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह खटकने लगा कि बाकी ड्राइवर क्यों नहीं आते इस रास्ते से। अगर मैं इतना आसानी से निकल जा रहा हूं तो ये सब डरते क्यों हैं? क्या मैं उनसे ज्यादा अक्लमंद हूं
या सच में कुछ ऐसा है जो मेरी आंखों से बचा हुआ है? कई बार मैंने देखा कि दिन में जब मैं ढाबे पर उनसे मिलता तो उनकी निगाहें मुझ पर अजीब तरह से ठहर जाती, जैसे कहना चाहती हों, आज तो बच गया, लेकिन हर बार नसीब नहीं साथ देगा। मैं इन निगाहों को अनदेखा कर देता, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी जरूर घर करने लगी थी। रात का जंगल हमेशा रहस्यमय लगता। सड़कों के किनारे विशाल पेड़ ऐसे खड़े रहते जैसे मौन पहरेदार हों। हेडलाइट्स की रोशनी में उनके तनों की छायाएं लंबी होकर सड़क पर गिरती और कभी कभी लगता जैसे कोई काला साया रास्ता रोक रहा हो। हवा में अजीब सा सीलापन रहता और दूर कहीं उल्लू की आवाज या किसी अनजान जानवर की चीख कानों में गूंज जाती। कई बार ऐसा लगता कि कोई हमें ताक रहा है, हमारे पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब शीशे से देखता तो सिर्फ काली अंतहीन सड़क दिखती। बलराम अक्सर खामोश हो जाता, उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिक जाती और होंठ धीरे धीरे हिलते रहते, जैसे वह मन ही मन कुछ प्रार्थना कर रहा हो। मैं उसे छेड़ता, क्यों डरपोक, भूत प्रेत देख रहे हो क्या? लेकिन उसके चेहरे की सख्ती मुझे भी पल भर के लिए सन्न कर देती। धीरे धीरे यह काम हमारी आदत बन गया। रातें हमारी साथी बन गईं और जंगल हमारी मजबूरी। पैसा बढ़ रहा था, नाम फैल रहा था और मैं सोचता था यही है मेरी तरक्की का रास्ता। लेकिन शायद इंसान जब जरूरत से ज्यादा लालची हो जाता है तो किस्मत उसे एक अंधे मोड़ पर खड़ा कर देती है। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिद, मेरा लालच और मेरी बेख्याली मुझे और बलराम को एक ऐसे भंवर में धकेलने वाली थी जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस रातों की ओर देखता हूं तो रूह कांप उठती है। लगता है जैसे हर बार जब मैं इंजन चालू करता और रात के अंधेरे में निकल पड़ता तो वो जंगल मुझे खामोशी से देखता रहता था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पास आने का इंतजार करता है। मैं सोचता था मैं तेज हूं, होशियार हूं, लेकिन सच तो यह था कि मैं धीरे धीरे एक जाल में फंसता जा रहा था। बलराम के चेहरे की घबराहट, बाकी ड्राइवरों की चेतावनी और उस जंगल की खामोशी, ये सब संकेत थे, लेकिन मैंने सबको अनदेखा कर दिया। और फिर एक रात आने वाली थी जब ये सब संकेत एक साथ मेरे सामने खड़े होने वाले थे। वो रात जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हर शॉर्टकट आसान नहीं होता। कुछ शॉर्टकट सीधे मौत की ओर ले जाते हैं। टायर बदलते समय मैं और बलराम दोनों पसीने से लथपथ थे। ठंडी रात में भी हमारे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। टॉर्च की मध्यम रोशनी सड़क पर फैली हुई थी और हेडलाइट्स की सफेद किरणें घने अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। तभी अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कहीं दूर से ढोल नगाड़े बज रहे हों। मैंने सोचा शायद पास के किसी गांव में शादी हो रही होगी। नवंबर का महीना था और इस मौसम में अक्सर गांवों में शादियां होती रहती हैं। मैंने बलराम से कहा, सुनो, लग रहा है कहीं शादी है पास में। बलराम ने भी कान खड़े किए और धीरे से बोला, हाँ भैया, ढोल की आवाज लग रही है। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज धीरे धीरे पास आ रही है। ढोलक की थाप तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बारात हमारी तरफ बढ़ रही हो। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी, झाड़ियां और पेड़ सन्नाटे में खड़े थे, लेकिन आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। ढोलक, शहनाई और बारातियों की गहमा घमी, सब कुछ बहुत नजदीक लगता था, मानो बस कुछ ही दूरी पर कोई बड़ी भीड़ चल रही हो। लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपनी आंखें तरेरी, दूर तक झांका, लेकिन घने अंधेरे में सिवाय खाली सड़क और पेड़ों के साए के कुछ नजर नहीं आया। आवाजें और करीब आती गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे बारात हमारी ट्रक के ठीक सामने पहुंच गई हो। ढोलक की थाप कान फाड़ने लगी। शहनाई की तीखी आवाज दिल को चीर रही थी। मुझे लगा अभी भीड़ हमारी हेडलाइट्स में दिखाई दे जाएगी, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनसान सड़क। मेरी रगों में खून जमने लगा। मैं टॉर्च उठाकर इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन हवा में केवल धूल के कण थे, कोई इंसानी परछाई तक नहीं। अचानक वह आवाज ऐसे लगी जैसे बारात हमें क्रॉस कर रही हो। मैंने साफ साफ सुना, हंसी मजाक, ढोल की ताल और बैलगाड़ियों के पहियों की चरमराहट। वह सब हमारी ट्रक को पार करता हुआ आगे निकल गया। लेकिन हैरत की बात यह थी
कि सड़क पर कोई बारात न थी। आवाजें हमारे कानों में गूंजती हुई धीरे धीरे दूर जाने लगीं, जैसे कोई अदृश्य जुलूस हमारे सामने से निकलकर पीछे की ओर चला गया हो। मैं कुछ क्षण वहीं जड़ हो गया। हाथ से पाना गिरते गिरते बचा। बलराम कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, होंठ सूख गए थे और आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। उसने थरथराते स्वर में कहा, भैया ये क्या था? हमने सुना ना, लेकिन देखा कुछ भी नहीं। मैं खुद भी अंदर से हिल गया था, लेकिन अपने डर को छिपाते हुए मैंने उसे हिम्मत देने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा बलराम, शायद हवा में गूंज रही होगी आवाजें। कभी कभी जंगल में अजीब चीजें सुनाई देती हैं। लेकिन सच तो यह था कि मेरा दिल भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। आवाजें इतनी असली थीं कि अगर आंखें बंद कर लूं तो कसम से लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए हमारे पास से गुजरे हों। लेकिन मेरी आंखें खुली थीं और सड़क पर सिर्फ हम दोनों थे। टायर बदलकर मैं जल्दी से ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब हर आवाज, हर झोंका मुझे डराने लगा था। हेडलाइट्स की रोशनी के बाहर का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बलराम अब बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें फैल गई थीं और वह लगातार खिड़की के बाहर झांक रहा था, जैसे डर हो कि कोई अचानक सामने आ जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। सड़क के दोनों ओर पीपल के पेड़ कतार में खड़े थे। उनकी लंबी शाखाएं सड़क पर झुकी हुई थीं और हवा चलने पर वे ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। झाड़ियों में हल्की हल्की खड़खड़ाहट होती, जैसे कोई हमारे कदमों की नकल कर रहा हो। हर थोड़ी देर में मुझे लगता जैसे कोई हमारी ट्रक के पीछे पीछे भाग रहा है। मैं शीशे में देखता, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और हमारी लाल टेल लाइट की परछाई होती। उस रात पहली बार मुझे लगा कि बाकी ड्राइवर सही कह रहे थे। यह रास्ता सामान्य नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। आवाजें, सन्नाटा और अब यह रहस्यमय माहौल सब मिलकर मेरी हिम्मत तोड़ रहे थे। मैंने हमेशा खुद को बहादुर समझा था, लेकिन उस घने जंगल में अंधेरे और अदृश्य ताकतों के बीच मेरी बहादुरी पिघलने लगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन दिल के भीतर डर की लहरें उठ रही थीं। मैं खुद से कह रहा था कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन दिमाग कह रहा था, नहीं, यह वहम नहीं, यह कुछ और है। और उसी पल मैंने पहली बार मान लिया कि इस रास्ते में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी नहीं है। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और रास्तों से भरा नहीं है, यह कुछ रहस्यमयी परछाइयों का ठिकाना है जो हमें देख रही हैं, पीछा कर रही हैं और सही समय का इंतजार कर रही हैं। उस रात का सफर मेरे लिए अब तक का सबसे भारी सफर बन चुका था। इंजन की घर्राहट के बीच मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई देती। हर मोड़ पर लगता कि कोई खड़ा है, हर हवा के झोंके में किसी की फुसफुसाहट मिलती। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन मन में यह एहसास घर कर चुका था कि अब मैं उस जंगल को सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई डरावनी दुनिया मानने लगा हूं, जहां इंसान का बस नहीं चलता। पीपरखोटी गांव पीछे छूट चुका था और रात और भी गहरी हो गई थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई साया तक नजर नहीं आता था, बस हमारी ट्रक की हेडलाइट्स ही अंधेरे को काट रही थी। तभी मेरी नजर सड़क किनारे पड़ी एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि लगता था मानो किसी ने बरसों पहले बनाकर छोड़ दी हो। छप्पर आधा टूटा हुआ, दीवारें काली और उखड़ी हुई, लेकिन अंदर से एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उस अंधेरे में लालटेन की हल्की रोशनी किसी बुझती हुई चिंगारी जैसी लग रही थी। मेरी नजर वहां से हट नहीं रही थी। इतने सुनसान जंगल में आधी रात को ऐसी झोपड़ी, कौन रह सकता है यहाँ? मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ट्रक झटका खाकर हिल गया और धड़ाम की आवाज आई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। उतरकर देखा तो पाया कि दूसरा टायर पूरी तरह पंक्चर हो चुका है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक ही सफर में दूसरा टायर पंक्चर। और अजीब बात यह थी कि यह हादसा उसी झोपड़ी के सामने हुआ था। बलराम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, भैया ये जगह ठीक नहीं है। मेरे पास उसे दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा,
पानी खत्म हो गया है, मैं उस झोपड़ी से पानी लेकर आता हूं, तब तक तुम ट्रक में बैठो। मैंने टॉर्च उठाई और झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरी टॉर्च की रोशनी मंद पड़ने लगी। पहले हल्की सी रोशनी थी, फिर जैसे किसी ने उसकी लौ को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया हो। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैं सोच रहा था कि शायद बैटरी ढीली हो गई हो, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि उसी समय कमजोर हो जब मैं झोपड़ी के पास पहुंच रहा था। मेरी नजर अंदर की लालटेन पर गई। वह भी धीरे धीरे बुझने लगी थी। उसकी लौ कांप रही थी, जैसे किसी ने उसे दम घोंट कर दबा दिया हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने साहस जुटाकर दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, भैया कोई है? पानी मिलेगा क्या? मेरी आवाज कांप रही थी और गले से जैसे अटक अटक कर बाहर निकल रही थी। कुछ क्षण खामोशी रही, इतनी खामोशी कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर अचानक अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, गहरी, भारी और डरावनी, यहां से चले जाओ, इस वक्त यहां क्यों आए हो? उस आवाज ने मेरी रगों में खून जमा दिया। मेरा गला सूख गया। मैं वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गया। तभी अचानक लालटेन की लौ पूरी तरह बुझ गई और मेरी टॉर्च भी एकदम बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें अपने हाथ तक नजर नहीं आते। मैं वहीं ठिठका खड़ा रहा, सांसें थमी हुई, और तभी मुझे झोपड़ी के भीतर से किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय व्यक्ति दरवाजे तक आकर खड़ा हो गया हो। उसके कदमों की आहट नहीं थी, लेकिन उसकी सांसों की गूंज मुझे साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, गहरी और खौफनाक। मेरा शरीर कांपने लगा। मेरी टांगें लकड़ी की तरह जमी हुई थीं, लेकिन दिमाग लगातार चिल्ला रहा था, भागो अरुण, भागो यहां से। अचानक झोपड़ी के अंदर से कोई साया हिला। मैं और ठहर न सका, अपने पूरे दम से मुड़ा और ट्रक की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते समय मेरी टॉर्च अचानक फिर जल उठी, लेकिन उसकी रोशनी कांप रही थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती जलाया हो। जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, मेरी आंखों के सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बलराम सड़क किनारे खड़ा था। उसका मुंह जंगल की तरफ था और वह जोर जोर से रो रहा था। उसकी सिसकियां इतनी गहरी और दर्दनाक थीं कि मेरा कलेजा कांप उठा। वह ऐसे रो रहा था जैसे कोई अपना सब कुछ खो चुका हो। मैंने आवाज दी, बलराम, लेकिन उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह बस लगातार जंगल की ओर देखता रहा और उसके कंधे झटके खा खा कर कांप रहे थे। उस क्षण मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ पीछे वह झोपड़ी थी जहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। दूसरी तरफ बलराम था, जो अपनी सुध बुद्ध खोकर ऐसे रो रहा था मानो किसी अनजाने दर्द से टूट गया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जंगल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है और अब धीरे धीरे अपनी असली शक्ल दिखा रहा है। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि यह रास्ता सिर्फ डरावना ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा है जो इंसानों से कहीं परे है, कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग और दिल पर कब्जा कर सकता है। मैं वहीं खड़ा रह गया। टॉर्च की कांपती रोशनी बलराम के कांपते कंधों पर पड़ रही थी और हवा में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने हिम्मत न दिखाई तो यह जंगल हम दोनों को निगल जाएगा। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और रोशनी सीधे बलराम पर डाली। उस रोशनी में जो नजारा मेरे सामने था, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बलराम के दाएं हाथ का पंजा पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक कर जला दिया हो। उसकी उंगलियां सड़ी हुई लग रही थीं और उनमें से 3 तो मानो कटी हुई थीं। उसकी त्वचा फटी हुई थी और जगह जगह से धुआं सा उठता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे मुंह से अनायास निकला, हे भगवान। मैंने तुरंत उसे आवाज दी, बलराम, ये क्या हो गया तेरे हाथ को? लेकिन वह मेरी ओर पलटा तक नहीं। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। अगले ही पल वह अचानक सड़क से कूदकर जंगल की पगडंडी की ओर भागने लगा। मैंने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज घुट गई। उसके रोने की आवाज अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वह औरत की करुण सिसकी जैसी थी, इतनी दर्दनाक कि सुनकर दिल फट जाए। ऐसा लगता था जैसे कोई औरत अपने बिछड़े बच्चे को पुकार रही हो, अपने घावों पर रो रही हो। उसकी आवाज मुझे अपनी ओर खींच रही थी।
मेरे कदम खुद ब खुद उस पगडंडी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और जोर से चिल्लाया, बलराम रुक जा। तभी मेरी नजर पड़ी कि वह अचानक कहीं गायब हो गया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने दौड़कर चारों ओर देखा, टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा। अचानक मुझे ट्रक की तरफ से एक चीख सुनाई दी, भैया छोड़िए, भैया बचाइए। मैं दौड़कर ट्रक की ओर गया तो देखा कि बलराम ट्रक के नीचे लेटा हुआ था, जमीन पर छटपटा रहा था। उसका कुर्ता मिट्टी से सना था और वह बुरी तरह कांप रहा था। मैंने झुककर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का देते हुए चीख कर कहा, भैया छोड़िए, छोड़िए मुझे। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं, जैसे वह मुझे पहचान ही नहीं रहा हो। मैं घबराकर उसे सीट पर बैठाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह उसे खींचकर ऊपर चढ़ाया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, मुझे लगा कि बलराम की सांसें असामान्य हो गई हैं। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। कुछ ही पल बाद उसकी आवाज बदलने लगी। अब वह बलराम की आवाज नहीं थी, वह गहरी, भारी और बूढ़े आदमी की आवाज में बोलने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुंह से बार बार यही शब्द निकल रहे थे, बेटी को ले आओ, वो उधर गई है, बेटी को ले आओ। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मैंने कई बार उसे झकझोरा, बलराम होश में आ, क्या बक रहा है तू? लेकिन वह कुछ और ही दुनिया में खोया हुआ था। बार बार वही शब्द दोहराता रहा। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके भीतर से यह कौन बोल रहा है। तभी अचानक सड़क किनारे मेरी नजर पड़ी। एक ऊंचे बांस पर एक परछाई बैठी थी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मेरे शरीर का खून जम गया। वहां एक दुबली पतली औरत बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा अंधेरे में ढका हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वह औरत धीरे धीरे बांस से नीचे उतरने लगी। उसके हाथ पांव ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई मकड़ी दीवार से उतरती हो। उसकी हरकतें इंसानी नहीं लग रही थीं। धीरे धीरे वह जमीन पर उतरी और सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। वह हमसे मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर थी। उसकी आंखें गहरे अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे अंगार हों। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। उसी पल बलराम ने अचानक गर्दन उठाई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, उनमें खून उतर आया था। उसने गुर्राते हुए मेरी ओर देखा और फिर उस औरत की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, इसे ट्रक में बैठाओ, मेरी बेटी को बैठाओ, अभी बैठाओ इसे ट्रक में। उसकी आवाज अब बलराम की नहीं थी, उसमें एक अजीब सा डर और आदेश था। मैं कांप उठा। मेरे सामने सड़क पर खड़ी वह औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब रोशनी में साफ दिख रहा था, काला पड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। आंखें गड्ढों में ढंसी और होंठों से खून रिस रहा था। मेरा गला सूख गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बलराम लगातार गुर्राकर चिल्ला रहा था, बैठाओ इसे, ये मेरी बेटी है, इसे ले आओ। उसके हर शब्द पर मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने एक पल भी कमजोरी दिखाई तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। उस अंधेरी सड़क पर, उस घने जंगल में मेरे सामने मौत अपनी असली शक्ल लेकर खड़ी थी और अब मुझे फैसला करना था कि बचने का रास्ता कौन सा है। सड़क के बीचों बीच वह औरत स्थिर खड़ी थी। उसके पैर जैसे जमीन में धंसे हुए थे और आंखें शून्य में टिकी हुई थीं। न कोई हाव भाव, न कोई हलचल, बस खालीपन से भरी बेजान आंखें। मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन के बंद होने के बाद मेरी धड़कनें ही एकमात्र आवाज बन गई थीं। तभी मेरे बगल में बैठे बलराम की आवाज गूंजी। वह उसकी सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि गहरी, भारी और इतनी डरावनी कि मेरी रगों में खून जम गया। उसने गुर्राते हुए कहा, इसे ट्रक में बैठाओ, वरना तुम बच नहीं पाओगे। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें खून जैसी लाल थीं, होंठ कांप रहे थे और उसके दांत अजीब तरह से चमक रहे थे। उसकी गर्दन अकड़ गई थी और पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी ने उसमें बिजली का करंट भर दिया हो। मैंने उस वक्त साफ समझ लिया कि यह मेरा साथी बलराम नहीं है, ये कुछ और है। किसी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। बलराम अब केवल एक खोल है जिसमें कोई और बोल रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे,
लेकिन मैंने अपनी सीट के नीचे से लोहे का बड़ा ब्लेड निकाला, वही चाकू जो मैं हमेशा सफर पर रखता था। मैंने उसे मजबूती से पकड़कर बलराम की तरफ कर दिया। लोहे की धार चमक रही थी। मुझे याद आया कि बड़े बुजुर्ग कहते थे, कुछ आत्माएं लोहे से डरती हैं, उनके पास आने की हिम्मत नहीं होती। बलराम ने मेरी ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि मुझे लगा जैसे वह मुझ पर झपट पड़ेगा, लेकिन वह अचानक पीछे की तरफ झटके खाने लगा। उसकी आवाज और भी गहरी हो गई। दरवाजा खोलो, उसे बैठाओ, मेरी बेटी आ गई है। इतने में सड़क पर अचानक धुंध छा गई। यह कोई सामान्य धुंध नहीं थी। पलक झपकते ही हमारे चारों ओर इतनी घनी धुंध भर गई कि 10 फीट दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी भी धुंध में घुल गई, जैसे किसी ने सफेद चादर तान दी हो। मैं बुरी तरह घबरा गया, स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और चारों ओर देखने लगा। तभी धुंध के भीतर से वह औरत उभरती हुई नजर आई। उसके कदम बेहद धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ वह और नजदीक आती जा रही थी। अब वह ट्रक के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। उसकी आंखें शून्य से हटकर सीधे मुझ पर टिक गई थीं। उनमें दर्द, नफरत और किसी अजीब सी भूख का मिला जुला भाव था। बलराम अचानक जोर से चीखने लगा। उसकी चीख अब इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि जानवर जैसी गुर्राहट थी। वह चिल्लाया, देखो, मेरी बेटी आ गई, दरवाजा खोलो, उसे बैठाओ। उसके हाथ पांव ऐसे हिलने लगे जैसे वह किसी अदृश्य जंजीर में बंधा हो। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। वह औरत एकदम दरवाजे के पास पहुंच गई थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि वर्णन करना मुश्किल है। आधी जली हुई त्वचा, गड्ढों में ढंसी आंखें और होंठों पर सूखा खून। मेरी सांसें बंद हो रही थीं। बलराम पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था, लेकिन उस पल पता नहीं कहां से हिम्मत आई। मैंने जोर से स्टीयरिंग पकड़ा और ट्रक को अचानक गियर में डालकर एक्सीलेटर दबा दिया। इंजन गरजा और ट्रक धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। पीछे देखा तो धुंध में वह औरत धुंधली होती जा रही थी। उसकी परछाई जैसे धुंध में पिघल रही थी, लेकिन बलराम शांत नहीं हुआ। वह अब भी गुर्राता रहा। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। कभी वह हंसता, कभी रोता, कभी किसी अजनबी भाषा में बड़बड़ाता। उसकी कराहटें ट्रक के भीतर गूंज रही थीं, जैसे कोई गुफा में दानव गरज रहा हो। मैंने आंखें कसकर सड़क पर गड़ा दी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने उसकी ओर देखा तो मेरा हौसला टूट जाएगा। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई थी, लेकिन डर और सन्नाटा अब भी हमारे साथ सवार था। मेरे कानों में अब भी उसकी चीखें गूंज रही थीं, मेरी बेटी, दरवाजा खोलो, उसे बैठाओ। उस क्षण मैंने समझ लिया कि यह सफर केवल सड़क का नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया से गुजरने का सफर है जहां इंसानों का कोई वजूद नहीं। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन मेरे भीतर से कोई लगातार कह रहा था, अरुण, ये जंगल अब तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। ट्रक धुंध और अंधेरे को चीरता हुआ कई किलोमीटर तक दौड़ता रहा, लेकिन मेरे भीतर का डर और बलराम की गुर्राहट लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी हंसी अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। कभी वह बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसता, कभी अचानक दहाड़ मारकर रोने लगता और फिर उसी आवाज में बार बार दोहराता, बेटी को बैठाओ, बेटी को बैठाओ। उसकी आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन दिमाग बार बार लड़खड़ा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असलियत है या मैं किसी भयानक सपने में फंस गया हूं। आखिरकार जब मुझे दूर सड़क किनारे कुछ टिमटिमाती रोशनी दिखी तो मेरे सीने से मानो बोझ हट गया। वह एक ढाबा था, छोटा सा, लेकिन उस वक्त मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं। मैंने तुरंत ट्रक को ढाबे के सामने रोका और लंबी सांस ली। इंजन बंद होते ही सन्नाटा गहरा हो गया, लेकिन बलराम अब भी बगल की सीट पर बैठा पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले लग रहे थे। वह बार बार वही वाक्य बड़बड़ा रहा था, बेटी को बैठाओ, बेटी को बैठाओ। ढाबे से कुछ लोग बाहर निकले। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने धोती और कुर्ता पहन रखा था और उसकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता दोनों झलक रही थी। उसने मेरे चेहरे की हालत देखी और तुरंत पास आ गया। क्या हुआ भाई, चेहरा क्यों पीला पड़ा है? उसके पीछे कुछ और ड्राइवर भी आ गए। उनकी आंखें मेरे ट्रक पर,
और फिर बलराम की हालत पर टिक गईं। बलराम को देखकर उनमें से एक ने दबी आवाज में कहा, ये तो भूतिया साया है। मैं कांपते हुए ढाबे के अंदर चला गया। मैंने पानी का गिलास घटघटाकर पिया और वहीं बेंच पर ढह गया। कुछ देर तक मेरी सांसें संभल ही नहीं रही थीं। जब थोड़ी हिम्मत जुटी तो मैंने सबको पूरी बात बतानी शुरू की। पहले सड़क पर हमें बारात की आवाज सुनाई दी, ढोल नगाड़े शहनाई सब कुछ, लेकिन कोई बारात नहीं थी। फिर एक झोपड़ी मिली, वहां से किसी बूढ़े की डरावनी आवाज आई। फिर बलराम बदला बदला सा लगने लगा। उसके हाथ का पंजा सड़ गया और उसके मुंह से औरत की रोने की आवाज निकलने लगी। फिर मैंने सड़क पर देखा, एक औरत बांस पर बैठी थी। वह नीचे उतरी और सड़क के बीच खड़ी हो गई। बलराम पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरी बेटी आ गई, इसे ट्रक में बैठाओ। मैं डर के मारे भाग आया। मेरी बात सुनकर ढाबे में बैठे सब लोग सन्न रह गए। किसी की हिम्मत न हुई तुरंत कुछ कहने की। तभी कोने में बैठे एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने गहरी सांस ली और बोला, तू नया है इस रूट पर, यहां की परछाइयां रात में जागती हैं। उसकी आंखों में अजीब सी थकान और अनुभव का बोझ था। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, 7-8 साल पहले इसी रास्ते पर एक बारात पर हमला हुआ था। डाकुओं ने लूटपाट की और जो भी मिला सबको बेरहमी से मार डाला। दूल्हे को वहीं काट डाला गया और औरतें तो इतनी डरी कि कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज तक चैन नहीं पा सकी। उनका खून इस जंगल की मिट्टी में समा गया है, इसलिए जब रात होती है तो उनकी परछाइयां फिर से जाग उठती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और वो औरत जो बांस पर थी? बूढ़े ड्राइवर ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा और बोला, वो कोई और नहीं थी, वो दुल्हन की आत्मा है। उस रात जब बारात पर हमला हुआ था, दुल्हन को डाकुओं ने बांस से बांध दिया और उसके सामने उसके परिवार वालों को मार डाला। कहते हैं कि उसकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। वही आत्मा है जो बांस से उतरती है और राहगीरों को बहकाती है। अगर कोई उसे ट्रक में बैठा ले तो सुबह तक उसकी लाश ही मिलती है। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें मेरी तरफ थीं और मेरी सांसें गले में अटक गई थीं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मौत के मुंह से लौट कर आया हूं। अगर उस वक्त मैंने हिम्मत न दिखाई होती, अगर डर के मारे मैंने ट्रक का दरवाजा खोल दिया होता, तो शायद मैं अब तक जिंदा न होता। बूढ़े ड्राइवर ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, इस रास्ते पर लालच मत करना। रात के वक्त इसे पार करने की कोशिश मत करना। यहाँ का हर पेड़, हर साया उस रात का गवाह है, और वे आत्माएं, वे आज भी भटक रही हैं नए शिकार की तलाश में। मैं सिहर उठा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बलराम अब भी ट्रक में बैठा था, पागलों की तरह हंसते हुए वही शब्द दोहरा रहा था, बेटी को बैठाओ, बेटी को बैठाओ। और मैं समझ गया था कि मेरी जान बाल बाल बची है। ये जंगल मुझे यूं ही नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज की रात उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, शायद किसी और खौफनाक वजह से। सुबह होते होते मैं थकान से टूटा हुआ था, लेकिन ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। किसी तरह हिम्मत करके धान बिलासपुर पहुंचाया और गाड़ी खाली कर दी। धूप तो चढ़ चुकी थी, लेकिन रात की वो खौफनाक घटनाएं अब भी मेरी आंखों के सामने जिंदा थीं। बलराम ट्रक की पिछली सीट पर पड़ा था, बुखार से तड़प रहा था। उसका शरीर जल रहा था, पसीने में भीग चुका था और होंठ लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। कभी हंसी, कभी रोना, कभी किसी अजनबी की भाषा में शब्द। मैंने सोचा दिन में शायद सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर कहीं पता था यह सब खत्म नहीं हुआ है। वापसी में जब मैं उसी रास्ते से लौटा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रक की स्पीड अपने आप धीमी हो गई। मन में एक ही सवाल था, क्या वो झोपड़ी सच में थी या सब एक मायाजाल? मैंने हिम्मत करके ट्रक को उसी जगह रोका जहां कल रात वो लालटेन टिमटिमा रही थी, लेकिन जैसे ही जमीन पर कदम रखा मेरा दिल बैठ गया। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई झोपड़ी, न लालटेन, न टूटी दीवारें। बस एक खाली जमीन थी जिसकी मिट्टी अजीब सी राख जैसी काली और जली हुई थी। उस मिट्टी से हल्की सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने यहाँ लाशें जलाई हों। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो झोपड़ी असल में कभी थी ही नहीं।
वो सिर्फ आत्माओं का माया जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर इंसान अपना रास्ता और कभी कभी अपनी जान दोनों खो देता है। मैंने तुरंत वापस ट्रक की ओर देखा। बलराम आधा बेहोश था, उसके होंठ हिल रहे थे और आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक उसने गर्दन झटका और मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें अब भी पूरी तरह लाल थीं। उसने फटी आवाज में कहा, अरुण, तू कौन है? यहां क्यों लाया मुझे? मैंने सन्न होकर उसे देखा। उसकी आवाज अब बलराम की नहीं थी। ये वही गहरी भारी आवाज थी जो मैंने झोपड़ी में सुनी थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद ही उसकी गर्दन लटक गई और वह फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी हालत हर घंटे बिगड़ने लगी। बुखार असहनीय हो चुका था। कभी कभी वह मुझे पहचान लेता और बुखार में कांपते हुए पानी मांगता, लेकिन अगली ही पल उसकी आंखें बदल जाती और वह मुझे ऐसे घूरता मानो कोई अजनबी हो, कोई दुश्मन। कई बार तो उसने इतनी ताकत झटके में दिखाई कि मुझे संभालना मुश्किल हो गया। उसकी आवाज बार बार वही बूढ़े आदमी जैसी गहरी हो जाती और वह चिल्लाकर कहता, बेटी, उसे ले आओ, वो इसी जंगल में है। मैंने डर और घबराहट में ट्रक गांव के पास रोका और कुछ लोगों से मदद मांगी। वहां के बुजुर्गों ने बलराम की हालत देखी और तुरंत कह दिया, ये पकड़ है, इसमें आत्मा बस गई है। मैंने कांपते हुए पूछा, पकड़ मतलब? उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब कोई आत्मा चैन नहीं पाती तो किसी जिंदा शरीर में घुस जाती है। बलराम की हालत देखकर लग रहा है कि वही हुआ है। इसे तुरंत ओंझा के पास ले जा, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा और तेरा भी जीना हराम कर देगा। उनकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं सोचने लगा कि मैं कैसे इस सब में फंस गया, लेकिन भीतर से एक आवाज साफ कह रही थी, भागकर बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सब यूं ही खत्म नहीं होगा। मुझे इस रहस्य की जड़ तक जाना ही होगा, चाहे झोपड़ी का सच हो, बारात की मौत हो या वो औरत जो बांस से उतरकर सामने आई थी। सब कुछ समझना होगा। बलराम की हालत देखकर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर मैं सच का सामना नहीं करता तो शायद वह मेरा साथी ही नहीं, मेरी अपनी जान भी ले डूबेगा। उस रात मैंने ठान लिया कि अब मुझे डर से भागना नहीं है। अब मुझे इस जंगल की सच्चाई जाननी ही होगी। मैंने थरथराते हाथों से बलराम को ट्रक से उतारा और गांव के उस कोने की ओर बढ़ा जहां लोग मुझे भैरव बाबा का घर दिखा रहे थे। कहते थे कि वे इस इलाके के सबसे बड़े ओंझा हैं, जिनके पास कई बार लोग आत्माओं की पकड़ छुड़वाने आते हैं। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। बलराम आधा बेहोश मेरी बाहों पर लटक रहा था। उसका शरीर बुखार से जल रहा था और होंठों से लगातार बड़बड़ाहट निकल रही थी। बेटी, बांस, बारात, ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। भैरव बाबा का घर किसी मंदिर जैसा था। चारों ओर नीम और पीपल के पेड़, बीच में मिट्टी का चौकोर आंगन और उसमें जलती हुई धूनी। धुएं और हवन की गंध इतनी तीखी थी कि मेरी सांसें अटक रही थीं। जैसे ही मैंने बलराम को उनके सामने रखा, बाबा की आंखें लाल हो उठीं। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस एक नजर डाली और गहरी आवाज में बोले, ये अधूरी आत्मा का मामला है, इसके शरीर पर कब्जा हो चुका है। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि मुझे ऐसा लगा मानो जमीन भी कांप गई हो। ओझा ने तुरंत अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन्होंने धूप और धूनी जलाई, लोहे की छड़ें और औजार आग में रखे और संस्कृत के मंत्र बुदबुदाने लगे। उनकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। बलराम पहले तो तड़पने लगा, फिर अचानक जोर से चीखा। उसका पूरा शरीर ऐंठ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं और गले से अजीब सी गुर्राहट की आवाज आने लगी। मैं सन्न खड़ा था, हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रहा था कि मेरा साथी बच जाए। कुछ ही पलों में बलराम के भीतर से अलग अलग आवाजें निकलने लगीं। पहले तो किसी बूढ़े आदमी की भारी आवाज गूंजी, हमारी बारात लुटी थी, सबको काट डाला गया, हमारा खून इस धरती में समा गया। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि मेरी आंखें भर आईं। फिर अचानक वही आवाज बदल गई और एक औरत की करुण चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। मेरी शादी अधूरी रह गई, मुझे सिंदूर चाहिए, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई।
भैरव बाबा मंत्र पढ़ते रहे और लोहे की छड़ बलराम के पास रखते रहे। बलराम का शरीर हर बार छूने पर ऐसे झटके खा रहा था मानो आग से जल रहा हो। उसका मुंह से झाग निकलने लगा। कभी वह किसी बच्चे की तरह रोने लगता तो कभी शेर की तरह दहाड़ मारता। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और गुर्राकर कहा, अरुण, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? उसे बैठा क्यों नहीं लिया? उसकी आंखों की लाली देखकर मैंने तुरंत नजर फेर ली। भैरव बाबा ने जोर से मंत्रोच्चारण किया और ऊंचे स्वर में कहा, ये सब वही आत्माएं हैं जो उस रात मरी थीं। वो बारात जो इस जंगल में लुटी थी आज भी अधूरी है। उनका दर्द, उनकी अधूरी रस्में सब यहीं अटकी हुई हैं। यही कारण है कि ये राहगीरों को बहकाती हैं। इन्हें चाहिए नए शिकार ताकि और आत्माएं इनके साथ बंध जाएं। उनकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं भी कल रात बस एक बाल की दूरी पर था उस माया जाल का हिस्सा बनने से। बलराम की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर इतना गर्म हो गया था कि छूना मुश्किल हो रहा था। कभी वह एकदम बेहोश हो जाता तो कभी अचानक उठकर चीखने लगता। उसके होंठों से खून निकल आया और खांसते खांसते पूरा मुंह लाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने बाबा से विनती की, इसे बचाइए, ये मेरा भाई जैसा है। भैरव बाबा ने मेरी ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, इसे बचाना तेरे बस में है। ये आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं कि बिना हिम्मत के कोई नहीं टिक सकता। अगर तू अब डर गया तो बलराम की मौत तय है। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे मुझे चुनौती दे रहे हों। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ बलराम की नहीं है, ये मेरी भी लड़ाई है। अगर मैं पीछे हटा तो मेरा साथी मर जाएगा और मैं हमेशा उस अपराध बोध में जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर मैंने हिम्मत दिखाई तो शायद सच का सामना कर पाऊं। और यही सच अब मेरे सामने खुलने वाला था। उस रात की बारात, वो औरत और वो अधूरी शादी, सब कुछ। भैरव बाबा की गूंजती आवाज अब भी मेरे कानों में थी। अगर इसे बचाना है तो वहीं जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मुझे पता था कि इसका मतलब है उस अभिशप्त जंगल में लौटना जहां से मैं जान बचाकर भागा था। पर बलराम की हालत देख मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। उसकी आंखें बार बार उलट जाती, कभी वह हंसने लगता, कभी खून खांसते खांसते बेहोश हो जाता। मुझे साफ दिख रहा था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वह सुबह नहीं देख पाएगा। डर के बावजूद मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं चलूंगा, चाहे कुछ भी हो। आधी रात का समय तय हुआ। मेरे साथ भैरव बाबा और गांव के 2 मजबूत आदमी निकले, जिनके हाथ में ताबीज और जलते हुए मशाल थे। बाबा के पास लोहे की तलवार थी जिस पर लाल धागे और राख लगी हुई थी। मैं ट्रक नहीं लाया, बस पैदल ही उनके साथ उस जंगल की ओर बढ़ा। रात गहरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन उस हवा में शांति नहीं, अजीब सा बोझ था। जैसे जैसे हम पीपरखोटी के जंगल के पास पहुंचे, मेरी सांसें भारी होने लगीं। जंगल में कदम रखते ही वही आवाजें फिर गूंज उठीं, ढोल नगाड़ों की थाप, शहनाई की धुन और बीच बीच में औरतों की चीखें। वह आवाजें इतनी असली थीं कि मुझे यकीन हो गया मानो कोई बारात सचमुच हमारे चारों ओर से गुजर रही हो। मशाल की रोशनी में हमें पेड़ों की परछाइयां बारातियों जैसी लग रही थीं। अचानक कहीं से औरत की हंसी गूंजी, लंबी, खींची हुई और इतनी ठंडी कि मेरे घुटने कांपने लगे। तभी मेरी आंखें ऊपर की ओर गईं, वही बांस और उसी पर बैठी वही औरत। लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें गड्ढों से बाहर झांकती लाल चमकती हुईं। उसने धीरे धीरे बांस से उतरना शुरू किया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। हर कदम पर उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। वह सीधे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। भैरव बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजती चली गई, एयूएम नमः, एयूएम काल भैरवाय नमः। उन्होंने लोहे की तलवार उठाई और जमीन पर पटकी। चिंगारियां निकली। वह औरत अचानक गुर्राई और हवा में चीखते हुए कांप उठी। तभी पीछे मैंने देखा, बलराम का शरीर फिर तड़पने लगा। वह जमीन पर लेटा था, लेकिन उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाह रहा हो।
उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से करुण आवाज निकली, मेरी शादी अधूरी रह गई, मुझे सिंदूर चाहिए। मैं हतप्रभ था। मेरी आंखों के सामने बलराम का शरीर दो आत्माओं का अखाड़ा बन गया था। कभी बूढ़े आदमी की आवाज निकलती, हमारी बारात लुटी थी, और कभी औरत की, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। भैरव बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ते रहे, तलवार हवा में लहराते रहे। हवा में धुंध गहरी हो गई, पेड़ों से टहनियां टूटने लगीं और ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उन आत्माओं के साथ जीवित हो उठा हो। ओझा ने मुझे इशारा किया, हिम्मत मत हार, उसके पास मत जाना, बस ताबीज को कसकर पकड़। मैंने कांपते हाथों से ताबीज सीने पर दबा लिया। उस वक्त मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। औरत अब इतनी पास आ गई थी कि उसका सड़ा हुआ मुंह मेरे चेहरे से कुछ ही दूरी पर था। उसकी सांसों की बदबू से मेरा दम घुटने लगा। वह अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए थे। भैरव बाबा ने अचानक तलवार उठाई और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ते हुए हवा में घुमाई। जैसे ही तलवार चमकी, औरत पीछे छटपटाई। उसके मुंह से भयानक चीख निकली और बलराम भी उसी वक्त चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा उसका शरीर छोड़ने की कोशिश कर रही हो। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं। सैकड़ों लोग रो रहे हों, चिल्ला रहे हों, ढोल नगाड़े बेतहाशा बज रहे हों। कुछ देर तक यह टकराव चलता रहा। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठा प्रार्थना कर रहा था। अचानक एक पल आया जब औरत ने आखिरी बार चीख मारी। हवा कांप उठी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। ढोल नगाड़ों की आवाज गायब हो गई, धुंध छंट गई और जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। मैंने आंखें खोली तो देखा वह औरत अब वहां नहीं थी, बस राख जैसी धूल जमीन पर उड़ रही थी। बलराम बेहोश पड़ा था, उसका शरीर अब शांत था, सांसें सामान्य हो रही थीं। भैरव बाबा ने उसकी नब्ज देखी और धीरे से मुस्कुराए, ये बच गया है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने बलराम का हाथ पकड़ा और दिल से भगवान का शुक्र अदा किया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने कसम खाई कि अब कभी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा, और मैंने मन ही मन ये भी सीखा कि जिंदगी में शॉर्टकट हमेशा मौत की ओर ले जाता है। उस जंगल ने मुझे सिखा दिया था कि लालच, जिद और डर की मिली जुली गलती इंसान की जिंदगी छीन सकती है। मैं अब भी ट्रक चलाता हूँ, लेकिन जब भी रात के अंधेरे में सन्नाटा गहराता है, मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, बेटी को बैठाओ। और मैं कांप उठता हूँ, लेकिन याद भी करता हूँ कि मैंने उस रात मौत से आंख मिलाई थी और बच निकला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी दास्तान, जहां मैंने खुद देखा कि जंगल के अंधेरे और लालच का मिला जुला खेल इंसान की जिंदगी को किस तरह मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। अरुण मिश्रा की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में शॉर्टकट हमेशा सुरक्षित नहीं होते। कभी कभी वही रास्ता हमारी आखिरी मंजिल भी बन सकता है। अगर आपको यह सच्ची घटना सुनकर सिहरन महसूस हुई, अगर आपके दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं, तो यकीन मानिए अभी और भी खौफनाक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। इसलिए चैनल डरावनी लोक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब कोई और हड्डियां कंपा देने वाली सच्ची घटना हम लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अरुण की जगह अगर आप होते तो क्या करते। याद रखिए, अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसमें छिपी परछाइयां इंसान को पूरी तरह निगल भी सकती हैं।